नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। निकाय चुनाव की इस विशेष श्रृंखला में आज हमारे अतिथि हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी का मैं संक्षिप्त परिचय दिए देता हूं। अभिषेक जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश के मंत्री रहे। ये वो दौर था जब विद्यार्थी परिषद में बहुत संघर्ष था और बहुत कार्य था। आज भी अलग अलग संगठन के लोग आपसे ऊर्जा लेते हैं, आपके उदाहरण देते हैं। वर्तमान में अभिषेक जी प्रदेश के शोध प्रमुख के दायित्व पर कार्य कर रहे हैं। अभिषेक जी, निकाय चुनाव पास में है, तो अगर निकाय चुनाव को देखा जाए, आप अगर इटावा के परिदृश्य को देखें तो क्या लगता है, पुरानी जो चुनाव का इतिहास रहा है, इटावा में जसवंत सिंह वर्मा जी के बाद कोई भी प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में नहीं चुन पाया, क्या आपको लगता है इस बार सफल होंगे? अभिषेक जी, इटावा के परिदृश्य की जब हम बात करते हैं तो इटावा के चुनाव को आप केवल निकाय चुनाव हो या प्रधानी का चुनाव हो या सांसदी का चुनाव हो, जिस प्रकार से सैफई परिवार का इंटरफेयर इटावा के चुनाव में रहा, आज तक इटावा का दुर्भाग्य रहा। जब तक उनकी सरकारें नहीं, वो सत्ता में रहे, तो इटावा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज तक हुआ ही नहीं। लोग, हम सभी साक्षी हैं किस प्रकार से डंपिंग हुआ करती थी इटावा में, किस प्रकार से लोगों को भयभीत किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। लोग हिम्मत नहीं दिखा पाते थे पोलिंग बूथ पर बैठ जाने में। और अब परिदृश्य पूरा बदल चुका है उत्तर प्रदेश का। 2017 के बाद इस समय उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हर एक नागरिक अपने मत का अधिकार करने के लिए स्वतंत्र है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरदार तरीके से विजय प्राप्त करेगी, न सिर्फ इटावा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका चुनाव में परचम फहराएगी। आप एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं शायद संगठन का असर है? निसंदेह हम संगठन और समाज जीवन में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो संगठन और समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, वही व्यक्तित्व में आता जाता है। छात्र जीवन में आपने संगठन को ज्वाइन किया, उसके बाद बहुत अच्छा कार्य किया। उस समय प्रदेश मंत्री होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र था आपके पास कार्य करने के लिए, कार्य क्षेत्र आपका बहुत विस्तृत था। तो छात्र राजनीति करने के बाद ये राजनीति में आने का विचार कैसे आया? राजनीति मतलब राजनीति करनी है, सत्ता चाहिए, या समाज सेवा जैसा कुछ पहले से मन में था? हम जिस शब्द का एक प्रयोग करते हैं राजनीति, सच मायने में अभिषेक जी सदियां गुजर चुकी हैं, राजे और रजवाड़ों का अंत हो चुका है, लेकिन हम वो शब्द अभी भी लिए बैठे हैं राजनीति। सच्चे मायनों में ये राजनीति ना होकर लोकनीति, जननीति है, जो लोगों के कल्याण के लिए है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, हम सभी जब छात्र जीवन में थे, देश के नागरिक थे, विद्यार्थी परिषद के कई सारे स्लोगन्स देखते थे, दीवारों पर लिखे हुआ करते थे, कई प्रकार से आकर्षक, जिसमें भारत के देश के लिए जीने मरने की बातें होती थी। तो वो सब विचार आकर लगता था कि हमको भी करना है। हम जब विद्यार्थी परिषद में जुड़े, कहीं ये ख्याल मात्र नहीं था कि हम इससे राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, राजनीति करेंगे। हम केवल छात्र राजनीति के माध्यम से देश में बदलाव, किस प्रकार से लोगों के जीवन शैली में बदलाव आए, किस प्रकार से छात्रों के जीवन शैली में बदलाव आए, किस प्रकार से हम अपने देश और समाज को कुछ अपना अर्पण कर सकें, यह भाव मन में हमेशा रहा। उस भाव से आए और उसी भाव से हमने जब देखा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से हमने देखा संसद के गलियारे में दिल्ली में, कनॉट पैलेस लुटियंस की दिल्ली में, किस प्रकार से लोक कल्याण मार्ग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ, तो वो लोक नीति है, वो राजनीति नहीं है। वो जन कल्याण के लिए जननीति और लोक नीति है, और लोक नीति के लिए हम अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए आए हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो आपकी राजनीति का जो पीछे का जो मूल भाव है मन में, वो समर्पण है, सेवा है? राजनीति है ही नहीं। राजनीति वो होती है, राजनीति किसको गिराना है, किसको पटकना है, किसको काटना है, किसको मारना है। राजनीति करते थे मुगल, राजनीति करते थे अंग्रेज, डिवाइड एंड रूल्स की राजनीति करते थे, मुगल्स करते थे। तो आज राजनीति, आज ये स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में राजनीति किसको हम गिराएंगे? अपने को काटेंगे, अपने को मारेंगे, अपने को नीचा दिखाएंगे? नहीं। हमारा हिंदुस्तान में रहने वाली 125 करोड़ जनता सब हमारे हैं।
हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊपर उठाने के लिए ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं एक एक व्यक्ति को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को देश की मुख्य धारा में विकास के साथ उसको जोड़कर उसके जीवन का कल्याण करना, यह कल्याण नीति है, यह लोक नीति है, यह जन नीति है, यह राजनीति बिल्कुल नहीं है। आपकी ऊर्जा के तो लोग कायल रहे हैं और उस ऊर्जा में कोई कमी नहीं। लोगों का स्नेह, ऊर्जा, जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोगों के द्वारा आपको कई प्रकार से कमिटमेंट्स होते हैं, कई प्रकार से आपके पीछे लोग खड़े होते हैं, तो वो लोगों का प्यार, स्नेह जो है वही ऊर्जा में तब्दील होता है और हमेशा प्रेरणा देता है कि आगे और अच्छे से काम करें। करीब 20 साल का आपका कार्यकाल रहा, छात्र जीवन और राजनीति का बहुत लंबा दौर है। आप ज़मीन स्तर से कार्य करते हुए यहाँ तक आए और बहुत लंबा दौर आपने किया। कोई एक संस्मरण, कोई एक अनुभव, कोई एक बात दिमाग में रहती हो जो आपको इस तरफ जोड़ती मोड़ती हो, रोचक कोई प्रसंग आपको याद आता हो? ऐसे कई सारे जीवन में, जब समाज जीवन में कार्य किए तो कई सारे प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों में जब हम बात करते हैं तो हम लोग जिस प्रकार से बांग्लादेश घुसपैठ के विरोध में एक आंदोलन करने किशनगंज जाते हैं, किशनगंज चिकन नेक, जिस प्रकार से अभी जब दिल्ली में दंगे हुए पिछली 2 साल पूर्व और जो सीएए के विरोध में प्रदर्शन हुए, उन प्रदर्शनों में एक नाम उभर के आया, शर्जील इमान। शर्जील इमान ने कहा कि ये चिकन नेक, जो वो पॉइंट है चिकन नेक, उस पॉइंट को भारत, जब हम पूर्वोत्तर भारत के नक्शे को देखते हैं, मानचित्र को देखते हैं, तो उस मानचित्र में एक चिकन नेक की तरह एक आकृति भारत के मानचित्र में अंकित होती है। वहाँ पर इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन किया घुसपैठियों ने, इस प्रकार से वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी योजनाबद्ध तरीके से, आज वो 2008 में हमने रैली की थी और उसका दुष्परिणाम 2020 में आ रहा है, जब शर्जील इमाम कहता है कि हम भारत, पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग कर सकते हैं इस चिकन नेक को अगर हम होल्ड कर लें। तो ये लगता है कि जब हम उस समय इतना छोटा, 12 साल पहले वो विषय देख लिया, तो ये समाज जीवन में काम करने के साथ ही लगता है कि हमने एक अच्छा काम किया था देश के लिए। किस प्रकार से देश की एकता, अखंडता अछूड़ रहे, किस प्रकार से ये देश यूनाइट होकर आगे बढ़ सके। तो इस तरह के अनेक प्रसंग आते हैं जब हम देखेंगे। हर एक जो भी मूवमेंट हमने लगता है कि विद्यार्थी जीवन में किए, सारे के सारे मूवमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश और समाज से जुड़े हुए थे और उनके सुखद परिणाम रहे। अभी निकाय चुनाव के अतिरिक्त एक और चुनाव बड़ा चर्चा में है, मैनपुरी का लोकसभा चुनाव। वहाँ प्रत्याशी जो हैं मुलायम सिंह यादव जी की बहू, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ जो प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं रघुराज सिंह शाक्य जी, और जो कि शिवपाल जी के बहुत करीबी भी हैं, वो बहुत भरोसे के साथ दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है कि वो जीत रही है। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रभाव वहाँ छोड़ने की स्थिति में है? एक ज़मीनी दोनों में डिफरेंस जो अभी कई बार चर्चा में आ चुका है, राजनीति, वो राजनीति कर रहे हैं। ये सामंतवादी सोच के साथ जीने और मरने वाले लोग हैं कि एक बार सत्ता के सिंहासन पर हम आ गए तो अब मैं, मेरा पुत्र का पुत्र, मेरी पुत्रवधू, मेरे परिवार के लोग, ये सामंतवादी सोच है। ये आज भी दशकों पूर्व की बात नहीं, सदियों पूर्व के जीवन में जी रहे हैं। राजे रजवाड़ों के जीवन में इन्होंने वही समझ रखा है कि ये मेरी सल्तनत है। अखिलेश यादव जी को ये लगता है कि ये मेरी सल्तनत है, तो उनकी ये सल्तनत की भूल 5 दिसंबर को पता चल जाएगी। एक गाँव गरीब किसान का बेटा रघुराज साक्य है, एक सामान्य जीवन से उठकर आने वाला व्यक्ति, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है उसको उठाकर चुनाव में दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है जो अपने परिवार के आगे कहीं भी कुछ सोच ही नहीं सकती है। लेकिन जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, 5 दिसंबर को जवाब दे देगी। चलिए अपने विषय पर हम वापस आ जाते हैं, निकाय चुनाव। तो भाजपा में आप एक जिम्मेदार दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है निकाय चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है, क्या तैयारियां रहने वाली हैं और क्या स्थिति रहेगी इटावा की? सिर्फ एक ही रणनीति, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हम जब नगरों में घूमते हैं
इटावा जैसे नगर की बात करें तो इटावा में कितने पार्क हैं। वह इटावा, जिस इटावा ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर इस इटावा की जनता ने भेजा, इटावा से चुन के, उस इटावा का दुर्भाग्य 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, इटावा का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी, मुख्यमंत्री होते हुए भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने या अन्य लोगों ने आज तक सोच ही नहीं पाया। आज जीवन मर रहा है बच्चों का, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता, शहरीकरण होता जा रहा है, लगातार शहर है। इटावा में जब हम पार्क की बात करते हैं तो कितने पार्क हैं इटावा में? शायद एक पार्क ले दे के कंपनी गार्डन का नाम आता है। ये इटावा एक हम तो कंपनी गार्डन तो अंग्रेजों के समय से बना हुआ है। नई सरकारों ने कुछ नहीं दिया और दुर्भाग्य यहाँ के मुख्यमंत्री होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो ये केवल इटावा का इशू नहीं, ये पूरे प्रदेश का इशू है, पूरे देश का इशू है। बचपन मर रहा है शहरों में, बच्चे पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, पेड़ खुली स्वच्छ वायु के लिए तरस रहे हैं, खेलने के लिए तरस रहे हैं, उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, उनके पास पार्क नहीं है। इस तरह की मूलभूत ज़रूरतों पर, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी कहते हैं कि शौचालय की बात लाल किले से करते हैं, इसी प्रकार से छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मूलभूत बातें जो मूलभूत जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ऐसी विकास की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जाएगी और जो वादे करेगी वो पूरे करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, हमने जो भी वादा किया, हमने अपने स्थापना काल 1951 से लेकर आज तक 2020 तक 22 तक जो भी वादा किया हमने निभाया। हमने वादा किया 370 हटाने का, हमने 370 हटाई। हमने वादा किया राम मंदिर बनाने का, हमने वादा पूर्ण किया। जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी करके आई है, हम आगे वादा कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, वो भी होगा, देखते जाइए। जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी करती है पूर्ण करेगी। मूलभूत लोगों की सुविधाएं, शहरीकरण में किस प्रकार से लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना हो, किस प्रकार से उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें, बिजली, पानी, जल निकासी, इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं जो शहरों में आम हैं, उन सभी विषयों पर चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इटावा में नगर पालिका, और नगर पालिका अगर देखें टावा, भरथना, जसवंत नगर, इसके अलावा अगर हम देखें छोटे बकेवर, लखना, इकदिल, तो आपको क्या लगता है कि चूँकि इटावा में इतिहास रहा है कि इन जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे, आपको मेरा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कितने सीट आप जीत के आने वाले हैं? उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा है। आपने कहा इतिहास, तो इतिहास रहा है, इतिहास बीत चुका है, अब भविष्य में स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के वो कुछ भी कहते रहे, वो इतिहास दोहराने वाले हैं। अगर इतिहास दोहराने की हिम्मत कर दी तो इस समय बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। जो इतिहास उनका रहा है डंपिंग करने का, जिस प्रकार से पोलिंग स्टेशनों को लूटने का काम करते रहे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो ताकत थी वो यही ताकत थी, गुंडागर्दी, पोलिंग लूटना, वो नहीं कर पा रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इतिहास, इसलिए वो इतिहास बन जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखेगी। तो कितनी सीटें जीतने वाले हैं सभासद और नगर पालिका अध्यक्ष सब कुछ मिला के? हम 6 इटावा में 3 नगर पालिकाएँ हैं और 3 नगर पंचायतें हैं, 6 नगर पंचायतें हैं और भारतीय जनता पार्टी 100%, क्योंकि आम जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता मोदी और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर विश्वास कर रही है। इसलिए हम 6 में से 6 नगर निकाय चुनाव इटावा में जीतेंगे। इटावा के साथ साथ पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में उभरकर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, क्योंकि मालूम है 5 साल क्या स्थिति रही है इटावा में, किस प्रकार से नगर पालिका का चेयरमैन है, उससे पूर्व 5 साल में किस प्रकार से कितने घोटाले हुए, कितने सीवर लाइन के नाम पर कहीं घोटाला हो रहा है, कहीं किसी नाम पर घोटाला हो रहा है, क्या स्थिति है साफ़ सफाई की, क्या स्थिति है रोड में स्ट्रीट लाइट्स की, कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती है, किस प्रकार से कूड़े का ढेर बना दिया है जगह जगह पर। तो इस प्रकार से जनता देख रही है। जनता को पहली बार मौका मिलने जा रहा है अपने फ्री एंड फेयर मत करने का, इसलिए जनता का मत सर्वोच्च है और जनता का मत हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। तो चुनाव के उपरांत हमने मान लिया कि आपके कहे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो इटावा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा अगले 1 साल में, 2 साल में? क्या रूपरेखा है कुछ? जो हमने कहा मूलभूत सुविधाएं, कई प्रकार की सुविधाएं ऐसी होती हैं कि जिस पर
व्यक्ति जाता है नगर पालिका के कार्यालयों के चक्कर लगाता है, महीना महीना 15-15 दिन लग जाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इस प्रकार के छोटी छोटी काम, इन सभी कामों का ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप एक बार अप्लाई करिए, 3 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनके आपके घर पे आ गया। इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जनता जो कार्यालयों में जाकर चक्कर काटती है, भ्रष्टाचार पनपता है, वो सारा भ्रष्टाचार नगर पालिकाओं से समाप्त हो जाएगा। बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसी नगर पालिकाएँ की जितनी योजनाएँ हैं वो कई सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलने लगेंगी। साफ़ सफाई की व्यवस्था है। हमारे मोदी जी जिस प्रकार से आप देखते हैं रात दिन उन स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रण लिया हुआ है, सारी नगर पालिकाओं में मूलभूत रूप से साफ़ सफाई सुनिश्चित की जाएगी, स्ट्रीट लाइटों की स्थिति ठीक की जाएगी, सड़क, गलियां, जल भराव, जल निकासी, इस तरह की सारी समस्याएं जिनसे आम जीवन को दो चार होना पड़ता है पल प्रतिपल, उन सारी समस्याओं का सॉर्ट आउट विद इन 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। आप बड़े वादे कर रहे हैं और इतना भरोसा दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। तो निकाय चुनाव जैसे ही शुरू होंगे आपसे फिर से मिलना होगा। ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है, आपसे बार बार मिलना होगा और आपके साथियों के साथ भी मिलना होगा। देखते हैं किस रूप में दूसरी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, आप किस रूप में रख रहे हैं, अच्छी बात है। तो निकाय चुनाव जैसे ही शुरू होंगे आपसे फिर से मिलना होगा। ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है, आपसे बार बार मिलना होगा और आपके साथियों के साथ भी मिलना होगा। देखते हैं किस रूप में दूसरी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, आप किस रूप में रख रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, जल्दी ही मिलना होगा।